प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। एज ए टीचर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जुडिशियल एग्जामिनेशंस या एपीओ की एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको कैसे बिगिन करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि आप जितना हो सके उतना लिखकर याद करें। बेयर एक्ट पढ़ें, एनालाइज करें, एक डायरी या नोटबुक मेंटेन करें, उस पर उसे नोट डाउन कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेयर एक्ट को एनालाइज करें, उसको याद न करें। एनालाइज करने का अर्थ यह होता है कि आपको यह समझना होगा कि जो प्रोविजन है वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे सीपीसी का हो, चाहे सीआरपीसी का हो, वो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता जिसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ता या जो कुछ अलग होता है, क्योंकि जो लॉ बनता है वो हमारे फीडबैक पर ही बनता है और हमारे लिए बनता है। तो जब भी आप स्टडी करें किसी लॉ को, ये सोचें कि वो लॉ टफ नहीं होगा बल्कि आपकी लाइफ का पार्ट होगा। और चौथा सजेशन हमारा यह है कि जब आप लॉ को, किसी सब्जेक्ट को अपने पास रखें तो बेयर एक्ट तो रखे ही, बेयर एक्ट को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको जो इन्फरेंस आपके मन में आए उसे सोचिए। जैसे मान लीजिए आपको एफआईआर पढ़ना है, तो एफआईआर में जो लिखा गया है उसके अलावा आप अपने से पूछें कि अगर कोई ऑफेंस हमारे अगेंस्ट में हुआ है तो हमें लॉजिकली क्या करना होगा। तो लॉजिकली आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा हमें पुलिस के पास जाना होगा या मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा तो कंप्लेन भी हो जाएगी, और अगर पुलिस के पास जाएंगे यही इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर काउंटेबल ऑफेंस हुआ तो एफआईआर हो जाएगी। तो एफआईआर को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो अपने मन से क्वेश्चन करें, एफआईआर, व्हाट इज एफआईआर, व्हेन एफआईआर, हाउ एफआईआर, टू whom एफआईआर एंड व्हाट आफ्टर एफआईआर। इन क्वेश्चन को अपने मन में फ्रेम करें और बैठ करके सोचिए। तो अब आप देखेंगे कि आपका दिमाग जवाब देगा कि अगर कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ तो आप पुलिस के पास जाएंगे। जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, पुलिस से कुछ लेकर आएंगे। तो पुलिस से जो आपको मिलेगा, जो कागज मिलेगा, वही एफआईआर होगी। तो जब आप लेकर जाएंगे तो एक तो हुआ कि कब जाएंगे, जब ऑफेंस हुआ। क्यों जाएंगे? उस ऑफेंस को कम्युनिकेट करने के लिए, पुलिस को बताने के लिए जाएंगे। तीसरा, जब आप लेकर जाएंगे तो पुलिस वाला क्या करेगा, आप चाहे ओरल लेके जाएं या उसको रिटन फॉर्म में लेके जाएं, तो जिस ऑफिसर ऑफ स्टेशन इंचार्ज के पास जाएंगे, थाने के, वो उसकी ड्यूटी को रिकॉर्ड करेगा। जब बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो लिखा गया शैल, ही शैल रिकॉर्ड। इसका मतलब अनएस्केपेबल रिकॉर्ड करेगा। वो कोई बहाना नहीं मार सकता। आपकी सूचना चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे क्रेडिबल हो, चाहे इनक्रेडिबल हो, उसे वो रिकॉर्ड करेगा ही। रिकॉर्ड करने के बाद एक कॉपी उससे आपने ली, आपने साइन किया,
ले लिया, यही आपका एफआईआर हुआ। तो ये जो लिखा गया है वही लिखा गया है जो ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के पहले जो फॉर्मेलिटी जरूरी होती है वही आपके मन में आनी चाहिए। अगर आप पहले सोच लेंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे हमें इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, वही एफआईआर होती है। अब एफआईआर, ये तो एफआईआर हुआ। एक सिविल मैटर हम लेते हैं, सीपीसी में लेते हैं, जैसे सूट ऑफ सिविल नेचर को सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 में लिखा गया है कि सिविल कोर्ट शैल exercise the jurisdiction over the suit of civil nature unless expressly or impliedly void। तो इम्फेसिस यहां पर क्या है? वर्ड है शैल। शैल का मतलब सिविल कोर्ट के पास कोई स्केप नहीं है, वो अब्सटेन नहीं कर सकता कि कोई मैटर ऐसा है जिसका नेचर सिविल हो और वो कहे कि हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसको हम एडवोकेट नहीं करेंगे, उसे करना ही होगा अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहां पर इम्पेसिस क्या है? एक तो वर्ड शैल आया, दूसरा सिविल कोर्ट आया और तीसरा जुरिसडिक्शन आया और चौथा आया सूट ऑफ सिविल नेचर। तो आपके मन में बात बैठनी चाहिए, व्हाई नॉट सिविल सूट? ये आपके मन में बात आनी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि ये सिविल सूट क्यों नहीं है, सूट ऑफ सिविल नेचर क्यों नहीं है। तो जब आप सोचेंगे, सोचते सोचते आप कमेंट्री ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मन में क्वेरी बन चुकी है कि ये सिविल सूट नहीं है बल्कि सूट ऑफ सिविल नेचर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जो सूट लाया गया है इसमें कुछ चीजें मिक्स्ड है, इसमें रिलीजन मिक्स्ड है, इसमें पॉलिटिक्स मिक्स्ड है और ये डिसाइड करना है ये सिविल सूट के फॉर्म में जाएगा या नहीं जाएगा। खास तौर से ऐसे मामले आते हैं रिलीजन के मैटर में, जैसे अयोध्या का डिस्प्यूट आपने देखा अभी, ये सूट ऑफ सिविल नेचर था, सिविल सूट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू रिलीजन। और जब सेक्शन 9 को आप पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के एक्सेप्शन को जरूर ध्यान में रखें। स्टेट हैज पावर टू रेगुलेट द सेकुलर एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन। तो अब जो सूट ऑफ सिविल नेचर है ये वही एस्पेक्ट है। अगर मंदिर के चंदे को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी या महंतों की लड़ाई को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इट सीम्स टू बी रिलीजियस मैटर, but it is not religious matter. It is also not civil suit, but it is suit of civil nature. Why? Because it is related to the religion. तो रिलीजन का वो एस्पेक्ट जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, जो पोस्ट से जुड़ा हो, जो मनी से जुड़ा हो, वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए। एनालिसिस किसी बेयर एक्ट की ऐसे ही होती है। इसी तरीके से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिए, सेक्शन 2 में जब आपसे पूछेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा गया है एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां दो वर्ड आपके दिमाग में गूंजना चाहिए, इनफोर्सेबल एंड लीगली इनफोर्सेबल एंड एग्रीमेंट। तो लीगली इनफोर्सेबल क्या होगा? अभी बेयर एक्ट को किनारे रखिए, आपके मन से आवाज आनी चाहिए व्हाट इज लीगली इनफोर्सेबल। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो इलीगल ना हो वो लीगल होगा। तो इलीगल कब होगा? जब उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो, जो एग्रीमेंट के पार्टीज हो कॉम्पिटेंट ना हो, अनसाउंड माइंड हो, या लॉ उससे स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है ऐसे एग्रीमेंट को, तो ऐसे एग्रीमेंट इलीगल हो गए। तो जब इलीगल हो गए तो वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, केवल एग्रीमेंट हो गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे। तो कॉन्ट्रैक्ट तक कोई एग्रीमेंट पहुंचेगा, इसके लिए जरूरी है कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी उसकी इंश्योर हो। अब एग्रीमेंट है,
एक कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा तभी जब लीगल इन्फोर्सेबल होगा, लेकिन एग्रीमेंट तक का पहुंचेगा, क्योंकि एग्रीमेंट कोई वन लेयर्ड ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके नीचे भी कई लेयर होती है। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इन्फोर्सेबल होता है, इससे कॉन्ट्रैक्ट के करने के पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया जाता है। तो ग्राउंड वर्क में प्रोमिसेस होते हैं, प्रपोजल होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं। जब कोई प्रपोजल तब होता है जब कोई एक पार्टी अपनी विलिंगनेस दूसरे को दिखाती है कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी कंसेंट दें, एक्सेप्टेंस दें, और दूसरी पार्टी जब एक्सेप्टेंस दे देती है तो वही प्रॉमिस बन जाता है। और जब प्रॉमिस एक आदमी प्रॉमिस करता है दूसरे को, वही प्रॉमिस करता है। ए प्रॉमिसेस टू बी और बी प्रॉमिसेस टू ए, सेम थिंग, देन इट बिकम द एग्रीमेंट। तो जब एग्रीमेंट को रखे तो एग्रीमेंट के पहले दो चीज दिमाग में और आनी चाहिए आपके, एक तो प्रॉमिस, दूसरा प्रपोजल। जब तक प्रपोजल नहीं होगा तब तक प्रॉमिस नहीं बनेगा, जब तक प्रॉमिस म्यूचुअल प्रॉमिस नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और जब तक एग्रीमेंट बन भी गया, अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन को सेक्शन 10 में फर्दर डिफाइन किया गया है, लेकिन सेक्शन 10 में जाने के पहले भी आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल एज ए कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे सीआरपीसी में ट्रायल आपको स्टडी करना है, तो ट्रायल छोड़ दीजिए कि सेशन ट्रायल है, समन ट्रायल है, समरी ट्रायल है। पहले सोचिए ट्रायल में क्या होता है। ट्रायल में एक जज होता है, आप जज बन जाइए। दो पार्टीज होती हैं, आपके घर में दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो दो पार्टीज हो गई। स्टेट को इन्वॉल्व नहीं करते, अभी हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बता रहे हैं आपको लेकर के। तो जब एक कंप्लेंट लेकर के आता है दूसरा बच्चा आपका, तो क्या करते हैं, या तो डांट के भगा देंगे समझा करके, समरी ट्रायल हो गया। जब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, या वो गंभीर ऑफेंस करेगा, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसका पता लगाना पड़ेगा कैसे किया इसने, 2-3 लोगों से पूछना पड़ेगा, विटनेसेस हो जाएंगे, वो इंक्वायरी करेंगे अपने पर्सनल लेवल से। ठीक इसी पर्सनल एस्पेक्ट को, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, दोनों को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि हमारा दिमाग जो मेंटल स्टेट होता है वो लेजिस्लेटिव भी होता है और जुडिशियल भी होता है। हम लॉ को बना भी सकते हैं और एडजुडिकेट भी कर सकते हैं, और यही चीज आगे चल करके आप देखेंगे बाइफरगेट कर गई है लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेशन होता है, एडजुडिकेशन वही होता है, और लेजिस्लेशन वही होता है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस होता है, कोई बहुत अनयूजुअल वे में नहीं होता। चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, सबके पीछे कोई लॉजिक होता है। जब कोई बैड एक्ट आप देखते हैं, उसे याद करने से पहले रेशनैलिटी को सामने लाइए, लॉजिक को सामने लाइए, और लॉजिक को सामने लाने के लिए जरूरी है आप अपने मन से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाई इज द प्रोविजन, वेयर इज प्रोविजन एप्लीकेबल एंड व्हेन एप्लीकेबल, एंड व्हाट शैल हैपन व्हेन द प्रोविजन इज अप्लाइड। इसका रिपरकशन क्या होगा। सिविल लॉ में क्या होगा, जजमेंट होगा, डिक्री होगी, ऑर्डर होगा, और क्रिमिनल लॉ में एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। ये जनरल मोड अथॉरिटी फ्रेमवर्क है। जब आप देखेंगे, एक तो ऐसा करना है आपको कि बैड एक्ट को उस लेवल पे ले जाए जहां से कि आपका माइंड खुद पिकअप करता है सराउंडिंग्स को, लिंक करके चेन बना के देखें तो आपको बैड एक्ट जल्दी याद होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां तक केसेस का क्वेश्चन है, जो केसेस आप देंगे एग्जामिनेशन में, वो वही केसेस हो जो लीडिंग केसेस हो। लीडिंग केसेस वो केसेस होते हैं जो किसी पार्टिकुलर प्रोविजन को, इंस्टीट्यूट के पार्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए आते हैं। तो जो कोई प्रोविजन पहली बार इंटरप्रेट किया गया होता जिस केस से,
वही केस लीडिंग होता है। जितने पुराने एक्ट्स हैं जैसे टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें पुराने केसेस की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंटरप्रेटेड, और वही केसेस आपको देने हैं। नए केसेस तभी देंगे जब तक आपको प्रोविजन से का एक नया डायमेंशन आपको मिलेगा, लगेगा इस केस से ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है, तब आप नया केस देंगे। नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, उनको देने की जरूरत नहीं होती। और केसेस देने में ये बात दिमाग में रखें, जहां तक संभव हो आप सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट कोट करें, साइड करें, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट्स रिवर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। 1950 के पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स लिमिटेड थे, फंडामेंटल राइट नहीं थे, आर्टिकल 21 नहीं था, इसलिए पुराने जो जजमेंट्स आपको मिलेंगे वो हाई कोर्ट के मिलेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। लेकिन जब से 1950 से जब से हाई कोर्ट्स की पावर बढ़ गई है, लिटिगेशन बढ़ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेटली डिसाइड कर पाता है मैक्सिमम केसेस में कि सही ला क्या है। इसलिए अगर जरूरत ना हो तो कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट का ला ही आप साइड करें। ध्यान रहने की बात यह है कि स्टडी के लिए आपके मन का और शरीर का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और जनरल स्टडी का जनरल पैटर्न है, टाइम है, वो 3 से 4 घंटे है। इससे आगे का टाइम आप सोचने पर दीजिए और लिखने पर दीजिए। बार बार लिखिए, बार बार याद करिए, बार बार सोचिए, तब तक लिखते रहिए जब तक आपके दिमाग वो चीज बैठ ना हो जाए। बैठने का मतलब क्लैरिटी। उस सेक्वेंस में, जिस सेक्वेंस में दिया गया, जैसे मैंने कहा एफआईआर, तो एफआईआर में ए लॉजेज एफआईआर, ए पुलिस ऑफिसर राइट्स द एफआईआर, आफ्टर राइटिंग he reads before the informant, and fourth is after giving information he gives a copy to the informant, and that is the FIR. Thank you.